Operation that happened in the Narayanpur district, a joint operation that was conducted for over 50 hours in the Narayanpur district of Chhattisgarh. And among those who were neutralized, that is 26 Maoists who were neutralized, one of them happens to be a top Maoist commander who was taken down in the encounter by the DRG forces. And we're also learning that one SF personnel has sustained injuries in this encounter. And let's remember, viewers, that this operation was taken by the District Reserve Guard. It was taken on the basis of information that top Maoist leaders were hiding in the specific area in Narayanpur where this encounter has taken place. And in the same, Maoist leader Basava Raju has now been neutralized. That is the latest piece of breaking news that we are getting in. I'd like to go back to my colleague Bharat, who's live from Bastar. भारत, ये नई इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास कि टॉप माओइस्ट कमांडर बासवा राजू को भी मार दिया गया है। हमको थोड़ा डिटेल में बताइए कि पिछले कुछ महीनों में इन एरियाज में कितने ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं और टोटल कितने नक्सलियों को ट्रैक करके मारा गया है। बिल्कुल, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एक्सप्लेन द माओइस्ट बिकॉज ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका नक्सलियों का आधारशिल वाला इलाका कहा जाता है। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल इलाका कहा जाता है। बस्तर कई आंतरिक समस्याओं से कई वर्षों से जूझ रहा था। ऐसे में यूं कहें कि नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, जिसके तर्ज पे देश के गृह मंत्री ने डेडलाइन तय की थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके तर्ज पे वो सरकार पे भी आई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद 14 महीना बीतने के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे थे, उस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही थी। मैं आपको बताता हूँ, बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका पड़ता है हंडरी में 26 माओवाइस्ट को जवानों ने ढेर किया था। वो वही इलाका है जो नक्सलियों का किला कहा जाता था। एक समय उस पूरे इलाके में नक्सलियों की ट्रेनिंग हुआ करती थी। वैसे इलाके पे अगर जवान घुस रहे हैं तो सोचिए कि क्या स्थितियां बन रही होगी। लगातार हम देख रहे हैं अमूमन जिस तरीके से जो जवानों की नवीन जो कैंप है वो स्थापित की जा रही है और नक्सलियों को के गढ़ में यानी विकास की जो धारा है वो बयाने की कोशिश की जा रही है। विकास की धारा को विकास की ओर अग्रसित करने की कोशिश की जा रही है ताकि माओवाद की जो रीढ़ है वो कमजोर हो पाए, माओवाद की जो स्ट्रॉन्ग नींव कहा जाता है वो टूट पाए। आरपीसी कहा जाता है जनता सरकार को। आरपीसी यानी गांव का एक मुख्य अंग होता है जो नक्सली संगठन में जुड़कर काम करता है, जो गांव पे अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो वो उनकी वहां पे मौजूदगी होती है, तो उनको कहीं ना कहीं जो उनकी रीढ़ होती है उसको जवानों ने तोड़ा है। बहुत से ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वही अगर बात की जाए टीसीओसी टेक्टल, तो टीसीओसी वो महीना होता है जो गर्मियों के समय कहा जाता है जिस वक्त नक्सली जो है जवानों के ऊपर हावी होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद, जवान माओवादियों के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन हम देखे हैं कि टीसीओसी के महीने में जवानों को नुकसान होती है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि नक्सलियों को नुकसान हो रहा है। इसके विपरीत देखी जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की रणनीति में भी बदलाव आया है, सरकार परिवर्तन हो गई है जिस तरीके से जवानों का हौसला बढ़ा रही है। तो वाकई जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें बड़ी बड़ी सफलताएं देखी जा रही है। मैं आपको बताता हूं, पहलगांव में जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे देश के जो टूरिस्ट हैं उनको मारा था, मारने के पश्चात जो ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी, उसके पश्चात एक और ऑपरेशन देश में हुआ था। उस ऑपरेशन की बात करता हूं मैं, कर्रेगुट्टा KGH, आपने सुना होगा कि कर्रेगुट्टा हिल्स के जो पहाड़ों में टॉप नक्सली यानी DKSZC और PLGA बटालियन नंबर 1 के कमांडर और माड़वे हिड़मा, जो कि बहुत खतरनाक माविस्ट माना जाता है, उसकी मौजूदगी की सूचना पे अलग अलग तरीके से ऑपरेशन निकाले गए। तो उस ऑपरेशन में 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। रिसेंटली ये घटना है बीजापुर की। ऐसे में समझ सकते हैं कि ग्रे हाउंड्स के जवानों की भी भूमिका उसमें देखी गई थी। CRPF की जवान जो है उनकी भूमिका भी देखी गई थी। ऐसे में बस्तर में एक जवान तैनात है, DRG STF कोबरा। DRG वो जवान है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं, जिनके वजह से जो नक्सली भी है बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका बड़ी देखी जाती है। फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो काफी मजबूत होते हैं। इनको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जाती है। और डाइट की अगर बात की जाए, फिजिकल फिट की अगर बात की जाए या फिर मानसिक तौर पे वो फिट की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा उनका प्रभाव देखा जाता है। तो नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाकों पे उनके गढ़ में घुसकर जवान माओवादियों को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। जी भरत जी, जहां पे आप खड़े
वो एनकाउंटर साइट से कितना दूर है? थोड़ा आप इसको लोकेशन को दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है उधर? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन जहां मेरी मौजूदगी है ये वही संभाग है जिस पूरे इलाके भरत जी हमारे पास जुड़े रहिए। We have more breaking news coming in, viewers. Operations are still underway in Abujmad area in Chhattisgarh. Crackdown against Red Terror continues. Forces have intensified their operations. So far, 26 Maoists have been killed. In that, one of them also happens to be the top Maoist chief. General Secretary, CPI Maoist General Secretary, who is a specialist with AK-47, has also been eliminated. This is the big breaking news that we are currently tracking. Let's go over to Bharat once again and find out more details about the location. भरत जी, आप लोकेशन के बारे में बता रहे थे, अभी भी ये खबर मिल रही है कि ऑपरेशन अभी भी चालू है। थोड़ा बताइए कि लोकेशन कैसा है और एनकाउंटर साइट से कितनी दूर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस इलाके पे इनकाउंटर हुई है वो पूरा इलाका एक तरीके से आदिवासी ट्राइबल इलाका है। प्राकृतिक वन संपदाओं से घिरा हुआ इलाका है। पेड़ पौधे हैं, घनी जंगल है, घनी आबादी है, पहाड़ का इलाका है, सरहदी इलाके हैं, चोटील पहाड़ी है। घने जंगलों के बावजूद उस पूरे इलाके पे जिस तरीके की हालात बन रही है, इतने गर्मी की अगर बात की जाए तो काफी टेम्परेचर गर्मी है, उसके बावजूद जवान इस इलाके पे किस तरीके से मुस्तैद होकर माओवादियों को ढेर किया है, मैं उसकी एक लाइव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भौगोलिक परिस्थिति आप इसको देख के स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं किस तरीके का जंगल आपको नजर आ रहा होगा। इस जंगल भरत जी, हमारे साथ हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आया है कि और एक माओइस्ट लीडर बसवराज को मार गिराया है। और this is the latest input, viewers, that we have. Maoist leaders 8 has also been eliminated. Maoist leader Baswaraj 8 has also been eliminated. This is a big win for our forces. Back-to-back updates coming in from Chhattisgarh. Top CPI Maoist General Secretary has been eliminated. Another top Maoist leader, Baswaraj, has been eliminated. Baswaraj 8 has also been eliminated in this mega operation that our forces have launched across Chhattisgarh. This is a major crackdown against Red Terror. Remember, the center has said that Red Terror will end soon, and moving in that direction, the operations are currently intensifying. भरत जी, हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टॉप माओइस्ट लीडर जो बसवराज थे उनको भी मार गिराया है। उनके क्लोज एड जो थे उनको भी अभी हमारे आर्मी ने और फोर्सेस जो भी वहां पे एनकाउंटर में है उन्होंने मार गिराया है। देखिए, हमने रिपब्लिक भारत में सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। मैंने पहले भी कहा था कि बसपू राजू है वो इस पूरे इनकाउंटर पे ढेर हुआ है। उसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की भी आपको कोशिश की थी कि वो छोटा मोटा नक्सली नहीं था, सीसीएम में यथार्थ सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर 1 करोड़ का इनामी था, जिसके ऊपर देश के जो खुफिया एजेंसी हैं उसकी तलाश कर रहे थे। ऐसे में उसके बारे में सबसे पहले मैंने वही रिपोर्ट को बताने की कोशिश की थी कि ये वही नक्सली है जो काफी बड़ा नक्सली कहा जाता है, नक्सलियों का टॉप लीडर है, जिसपे अगर बात की जाए, अगर देश में अंडरवर्ल्ड की अगर बात की जाती है तो दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, तो वैसी नक्सलियों के लीडर की अगर बात की जाती है तो इसका भी नाम आता है, बसपू राजू, जो कि सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर है और सेक्रेटरी के पद पे वो काबिज रहा है। तो वो एक तरीके से रणनीतियां जो होती है नक्सलियों की, उसमें इसकी भूमिका होती है। तो उस नक्सली की मार जाने की भी खबर बाहर निकल के आ रही थी, लेकिन इस पूरे विषय पे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े में भी बढ़ोतरी आई है, मैं आपको बता दूं कि 31 माओवादियों की आंकड़े बाहर निकल के आ रहे हैं। जो 26 बताई जा रही थी, जो 24 बताई जा रही थी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अभी जो लेटेस्ट खबर बाहर निकल के आ रही है, 31 माओवादियों के 100 भी जवानों ने बरामद कर दिया है। कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि कितने कितने घटनाओं में वो शामिल रहे हैं, कितने बड़े नक्सली हैं, क्या क्या भूमिका उनकी रही है, कितने लाख के वो इनामी नक्सली हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। जी, ग्राउंड जीरो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भौगोलिक परिस्थिति को मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि रिपब्लिक भारत में कि क्या हालात उस इलाके पे बनते हैं जिस इलाके पे जवानों की आमद होती है, क्या हालात उस इलाके पे बनते हैं जिस इलाके पे माओवादियों की मौजूदगी होती है, तो किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है पुलिस की और किस तरीके से इस पूरी रणनीति को अंजाम देने के जवान कोशिश करते हैं। डीआरजी के जवान वैसे ही वाकई काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उनकी मानी जाती है। और जिस इलाके पे मेरी मौजूदगी है, ग्राउंड जीरो से मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भौगोलिक परिस्थिति को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राकृतिक वन संपदाएं से घिरा हुआ पूरा इलाका कहा जाता है। वही माओवादियों की अगर बात की जाए, ऐसे ही घनी जंगलों की मौजूदगी में ऐसे आड़ लेके वो अपनी एक पनाह की गौर पे पनाह की तरह वो अपनी सुरक्षित पनाहगार को मानते हैं, ऐसे जंगलों को। जी भरत जी, बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स को भी बरामद किया है इनके पास से, तो ये मॉडर्न वेपन्स उनको कहां से मिल रही थी?
देखिए, जो जो नक्सलियों को मारने का पुलिस ने दावा किया है, जो खबर बाहर निकल के आ रही है वहां से इनकाउंटर पे, उनके पास जो वेपन्स की अगर आप बात कर रहे हैं, वेपन्स सामान्य तौर पे सामान्य वेपन्स वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। भरमार की अगर बात की जाए तो भरमार वेपन्स वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, बड़े हथियार को वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीसीएम मतलब बड़े पद होता है नक्सली संगठन में, उस पद पे अगर काबिज है व्यक्ति तो स्वाभाविक सी बात है कि AK-47 रखेगा या फिर ऑटोमेटिक वेपन्स रखेगा। तो ये हथियार कहाँ से आते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हथियार उनके वैसे जगह से वो आते हैं, वो हथियार की उनकी फैक्ट्री होती है, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनकी गुफाओं की अगर बात की जाए उसमें वो हथियार को बनाते हैं। उनके नक्सली संगठन में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हमने कर्रे गुट्टा के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कहा था। कर्रे गुट्टा KGH कर्रे गुट्टा हिल्स तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जो इनकाउंटर हुआ था, 20 से 21 दिन वो इनकाउंटर चली थी, जिसमें 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। उनके जवानों ने जिन माओवादियों को ढेर किया था उसमें खुफिया सुरंग, खुफिया जो बारूद हैं वो उस इलाके से मिले थे, डेटोनेटर मिले थे, जेलेटिन वायर मिले थे, कार्डेक्स वायर मिले थे, AK-47 ऑटोमेटिक बर्मा 303, ये तमाम जो वेपन्स है उसी इलाके से बरामद हुए थे। और वहां पे BGL को किस तरीके से बनाते हैं उस सुरंग में, वो पूरे बनाने के जो सामान है, अत्याधुनिक जो सामग्री होती है, जो अत्याधुनिक हथियार से माओवादी लैस रहते हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं, वो पूरा जखीरा उस पूरे इलाके पे मौजूद था, जिसको जवानों ने बरामद भी किया। तो जरा सोचिए, ये पहली बार नहीं, ये वेपन्स को अलग अलग देशों से भी मंगाने की कोशिश करते हैं। इनकी नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन अब उनकी रीड टूटते हुए जारी है। और भरत जी, आपने ये आर्म्स फैक्ट्री के बारे में जो बता रहे थे, उनको ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से सप्लाई होती थी? जो आप ये कहना चाह रहे कि लोकल हैंड का भी एक एंगल है इसमें? बिल्कुल, देखिए, जब भी अत्याधुनिक हथियार वो बनाते हैं, अत्याधुनिक हथियार या बम या उसको प्लांट करने की कोशिश करते हैं, मैंने बहुत से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने रिपब्लिक को भी बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गया था, हम नेशनल हाईवे भोपालपट्टनम के पास माओवादियों ने IED इस्तेमाल किया था, कमांड IED। वो कमांड IED अर्थात वो जमीन के नीचे लगाते हैं ताकि विस्फोट किया जाए। तो ऐसे में जो हथियार बनाने में, जो बम बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, वो लोकल हैंड से ही आती है। स्वाभाविक सी बात है, नक्सल संगठन में बहुत बड़ा अंग होता है। क्षेत्रीय नाट्य मंडलम की अगर बात की जाए या फिर RPC जो जनता ना सरकार कहा जाता है, जो गांव के प्रमुख अंग होते हैं, नक्सलियों के अंग होते हैं ये RPC, DKS की दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी होता है, उसकी अगर बात की KMS, ACM एरिया कमेटी मेंबर, ये तमाम अंग है नक्सली के। ये पूरा जो अंग है, कुछ अंग गांव में एक्टिव होता है, जो शहरी नेटवर्क से जोड़ता है, जो आदान प्रदान करता है, जो सामग्रियां लगती है, जो वस्तुएं लगती है, जो वस्तुएं की जो इस्तेमाल होती है, वायर की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक गैजेट की अगर बात की जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए, या फिर लैपटॉप की अगर बात की जाए, या फिर लाइट की अगर बात की जाए, बल्ब की अगर बात की जाए, या मेडिसिन की अगर बात की जाए, उन तमाम चीजों को ये इस्तेमाल करते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो नक्सलियों का चैंग और उन्हीं का अंग कहा जाता है। तो इनकी भूमिका देखी जाती है इन सारे हथियारों में बनाने में भी, तो इनकी संलिप्तता भी उस पूरे मसले पर देखी जाती है। भरत जी, स्थानीय ग्रामीणों का क्या प्रतिक्रिया है इस एनकाउंटर को लेके? देखिए, जिस पूरे इलाके पे इनकाउंटर हुई है, इस पूरे इलाके पे जहां भी इनकाउंटर हुई है, जिस नजदीकी जो गांव पड़ता है, उस पूरे गांव की अगर बात की जाए, ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गांव आता है, उस इलाके पे इनकाउंटर हुई है। ऐसे में जिस तरीके से जब भी इनकाउंटर होती है तो इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, जितनी भी एरिया पड़ती है, जितनी भी लोकेशन पड़ती है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहां पे कहीं ना कहीं एक तरीके से दहशत का माहौल देखा जाता है। नजदीकी गांव पे तो आमतौर पर दहशत का माहौल देखा जाता है। गांव वाली की जो भौगोलिक परिस्थिति की मैंने पहले भी बात किया, गर्मियों के सीजन में वो टोरा बिर निकले जाते हैं, महुआ बिर निकले जाते हैं, तो इत्यादि ये वो चीजें हैं जिनसे उनकी आम जीवन शैली चलती है। तो उसके लिए वो जंगल पर निर्भर रहते हैं। ये यूं कहे कि आदिवासियों की जो मुख्य चीजें अगर देखी जाती है, जल, जंगल, जमीन है ना, उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी इस तरीके का इनकाउंटर होता है तो उस पूरे इलाके पे वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उस इलाके पे अगर निकलते हैं तो IED का चपेट में अगर वो आते हैं तो घायल हो जाते हैं या फिर वो मौत के घाट उतर जाते हैं। हमने देखा कि बीजापुर के अंतर्गत ही उसूर की अगर बात की जाए, महुआ बिनने के लिए पहाड़ी इलाके पे जाने की कोशिश की जा रही थी एक महिला के द्वारा, उसी वक्त IED बम की जद में आने से उसकी मौत हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस इलाके पे इनकाउंटर हो रही है, उस इलाके पे इनकाउंटर होने के बाद जितने भी गांव वहां पे पड़ते हैं, जो नजदीक एरिया पे आते हैं, उस पूरे इलाके पे एक तरीके से दहशत का माहौल देखने को मिलता है। पुलिस अपने कब्जे में लेने के बावजूद उसको सर्चिंग की जाती है, सर्च करने के बाद सघन तेज करती है, सघने के बाद उस पूरे इलाके में कुछ दिनों के बाद चीजें स्पष्ट हो जाती है कि उस पूरा इलाका खतरे से बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी वर्तमान में जो स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरे इलाका में एक तरीके से दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। जी।